नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पाठ 15 नीलकंठ कर रहे हैं। यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, क्योंकि नीलकंठ का अर्थ होता है नीला कंठ। तो मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम रखा गया नीलकंठ। जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी, अतः उसका नाम राधा रखा गया। प्रश्न 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर, मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधु के आगमन पर किया जाता था। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। अब आता है प्रश्न 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती है? उत्तर, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी को उसकी निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती है। गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन में नृत्य करना, महादेवी के हाथों से होले होले चने उठाकर खाना, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। प्रश्न 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? इस आनंदोत्सव की रागिनी में, आनंदोत्सव मतलब खुशी के माहौल में, बेमेल स्वर कैसे बज उठा? यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी और उसे घर ले आई। उसका नाम कुब्जा रखा। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना नहीं भाया। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया। प्रश्न 5, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? अर्थात नीलकंठ वसंत ऋतु में जाली घर में रहना क्यों नहीं चाहता था? वसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों से ढक जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। वह जाली घर में रह नहीं पाता था। वह वसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, अर्थात उसे सुगंधित और खिले हुए पेड़ अच्छे लगते थे। तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। प्रश्न 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी। प्रश्न 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से
किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, एक बार एक सांप जाली घर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन को अपने पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीले होते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर आती है। फर्स्ट, सतर्कता। जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की कराह सुनकर यह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है और वह झट से झूले से नीचे उतरा। वीरता। नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड अर्थात 2 टुकड़े कर कर अपनी वीरता का परिचय दिया। थर्ड, कुशल संरक्षक। खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी भी प्राणी को कोई भय ना था, अर्थात वह अच्छी तरह रक्षा कर सकता था। वह एक अच्छा रक्षक था। अब करते हैं निबंध से आगे। प्रश्न 1, यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। उत्तर, रेखा चित्र एक सीधी कहानी ना होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। यह एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। रेखा चित्र में भावनात्मक और संवेदना होती है। ये अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। इनमें बनावट लेश मात्र भी नहीं होती, अर्थात इनमें बिल्कुल भी बनावट नहीं होती। अन्य रेखा चित्र महादेवी के संग्रह से पढ़िए। अब आपको जो बाकी के रेखा चित्र है वो आपको स्वयं ही पढ़ने होंगे। अब आते हैं अनुमान और कल्पना पे। प्रश्न 1, निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी है। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए, मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं हैं लेखिका ने देखी होगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। अब उत्तर देखिए, जब गंगा के बीच धार में नीलकंठ को प्रवाहित किया गया अर्थात बहाया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल का मिलन प्रातः काल के सूर्य की किरणों से जब सतरंगी दिखाई देता है, तो दूर दूर तक किसी मयूर के नृत्य का दृश्य प्रस्तुत होता है, जो अत्यंत लुभावना व मनमोहक होता है। गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकन का आभास होता है। प्रश्न 2, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। मेघों के घिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते हैं। जैसे जैसे वर्षा तीव्र से तीव्रतर होती है, उसके पांवों में शक्ति आ जाती है और नृत्य
तेजी से होने लगता है, जो अत्यंत मनोहारी होता है। नीलकंठ के पंख फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य साकार हो जाता है। भाषा की बात। प्रश्न 1, रूप शब्द के कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। अब आपने देखा रूप शब्द के 3 शब्द बना दिए हमने, कुरूप, स्वरूप और बहुरूप। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। अब जैसे है गंध, गंध का हम बना देते हैं सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन। रंग, रंगना, रंगीला, नौरंग। फल, सफल, फलदार, फलित। ज्ञान, अज्ञान, ज्ञानवान, अज्ञानी। इस प्रकार आप और भी शब्द बना सकते हैं। प्रश्न 2, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत 2 शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के या के साथ अभिभूत के आ के मिलन से या हो गया है। आ आदि वर्ण है, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त है। व्यंजन वर्गों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क जमा अ, क इत्यादि। आ की मात्रा के चिन्ह से आप परिचित है। आ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है, जैसे मंडल जमा आकार, मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर या जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है, और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर, तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। बच्चा देखो, संधि होती है शब्दों को जोड़ना। 2 शब्दों को जब हम साथ में जोड़ते हैं, जैसे इन्होंने जोड़ा है मंडल जमा आकार, जब इन्हें जोड़ा तो बन गया मंडलाकार, तो ये संधि हो गई। और जब कहेंगे संधि विग्रह कर दो तो इन्हें अलग अलग कर देंगे, मंडल जमा आकार, ये हो गया संधि विग्रह। अब ऐसे ही हम कर रहे हैं। संधि देखेंगे पहले, नील जमा आभ, नीलाभ। नव जमा आगंतुक, नवागंतुक। आप करेंगे विग्रह, मतलब तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे। सिंहासन, सिंह जमा आसन। मेघाच्छन, मेघ जमा आच्छन। इनको अलग अलग किया तो ये हो गया संधि विग्रह। तो अभी आपको आगे होंगे बच्चा, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।